हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिवीजन क्लास 12th के लिए की फिजिक्स का। आज बात करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र फिजिक्स के पहले चैप्टर। बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे हम, हर दिन एक चैप्टर को लेके चलेंगे। आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और कोशिश करूँगा कि आपके फिजिक्स का सभी कंप्लीट रिवीजन कराया जाए। आज हम चैप्टर 1 के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के रिवीजन के बारे में बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो दोस्तों, हमारा पहले ही जो जैसे पार्ट का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम जानेंगे दोस्तों कि विद्युत क्या होता है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, इसी से चार्ज की उत्पत्ति होती है। चार्ज यानी आवेश, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। यानी आकर्षित यानी अपनी तरफ खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विद्युत कहते हैं। अगले बढ़ते हैं, वैद्युत आवेश। विद्युत ये कॉमन डेफिनेशन है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वैद्युत आवेश ये इम्पोर्टेंट है। इस पे हम चर्चा करते हैं। विद्युत आवेश को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि ऐसी है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं कर सकते। जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन्मय मतलब उसके अंदर विद्युत का गुण आ जाता है, यानी अपनी किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत आवेश कैसी राशि है। तो वैद्युत आवेश दोस्तों अदिश राशि है और इसका SI मात्रक कूलाम होता है और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसका विमीय सूत्र mLT m0 t0 L0 t0 A होता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो कूलाम का जो सूत्र होता है, कूलाम यानी SI मात्रक जो कूलाम होता है, उसे हम एम्पियर में मापते हैं, A से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, यानी आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिस तरह से इसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो प्रकार के अणु होते हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरे न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉनों में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। और नाभिक के चारों ओर जो क्षेत्र बचता है उसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षाओं में मूव करते रहते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों में ऋण आवेश होता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ये अगर हम गोला माने, ये हमारा नाभिक है, ये बीच वाला थोड़ा डॉट गहरा कर लो, ये अगर इसे हम नाभिक माने तो इसमें प्रोटॉन होगा और ये जो बाहर की कक्षाएं हैं इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को ये जितने नाभिक से नज़दीक होंगे, ये जितने नज़दीक वाले डॉट होंगे, जितने नज़दीक इलेक्ट्रॉन होंगे, उन पर आवेश ज़्यादा होगा, उन पर आकर्षण बल ज़्यादा होगा। और जो बाहर की तरफ होंगे उन पर आकर्षण बल बहुत कम होगा। जो बिल्कुल बाहर वाले किनारे से लगे होंगे उन पर आकर्षण बल बहुत कम होगा। यानी हम कह सकते हैं
कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। अतः बाह्य ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा से इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से मुक्त होकर पृष्ठ पर गति करने लगते हैं। अगर बाहर से कोई भी हल्की सी ऊर्जा मिल जाए, बाहर से कोई भी हल्की सी ऊर्जा मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन अपनी इससे निकलकर, अपनी कक्षाओं से निकलकर बाहर पृष्ठ पर आ जाते हैं। और आप तो जानते ही हो, अगर कोई भी चीज़ घर में रखी है तो वो सुरक्षित है, आपकी है। अगर कोई भी चीज़ घर से बाहर किसी और, अगर आप घर से, घर के दरवाजे के बाहर रख दो तो वो फिर आपकी नहीं रहेगी, कोई ना कोई उसे चुरा लेगा। तो जब बाह्य ऊर्जा लगाने से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो पृष्ठ से बाहर आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है, तो उसका दोस्तों क्या होता है, उसे कोई दूसरा पदार्थ ले लेता है। और जो पदार्थ लेता है उस पर तो ऋण आवेश बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन, भाई किसी के पास अभी दो नाभिक हैं, दो पदार्थ हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। सपोज करते हैं कि इस वाले ने, इसे हमने ए नाम दे दिया, इसे हमने बी नाम दे दिया। अगर ए ने बी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, अभी इन पे कोई भी चार्ज नहीं, जीरो इस पर भी है और जीरो इस पर भी है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संतुलन में हैं। अभी इस पर भी जीरो है और इस पर भी जीरो है। अगर इसने, ए वाले ने अगर बी वाले को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी माइनस का 1 दे दिया, तो बी वाले पे कितना आवेश हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और इस पर कितना हो जाएगा, जब इसने इसे दिया है तो लोन देने वाला प्लस रहता है और लोन लेने वाला माइनस रहता है। तो दोस्तों ए पर +1 चार्ज हो जाएगा और बी पर -1 चार्ज हो जाएगा। ये 1 होगा नहीं, मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 है तो इस पे प्लस का 1 हो जाएगा, इस पे माइनस का 1 हो जाएगा। तो यही बी वाले पर माइनस आवेश आ जाएगा और ए वाले पर प्लस आवेश आ जाएगा। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षाओं से बाहर किसी बाह्य ऊर्जा से की सूक्ष्म मात्रा से इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से मुक्त होकर पृष्ठ पर आ जाते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से वस्तुएं आवेशित होने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जिम्मेदार होने का मतलब इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा वस्तुएं आवेशित होती हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, अपने हथेली को रगड़ो, दोनों हाथों को रगड़ो आपस में, तो उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा। तो एक पदार्थ, तो इसका मतलब ये है एक हाथ से आवेश यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे हाथ पर चला जाता है। अब ये कंफर्म करना जरूरी, ये कंफर्म नहीं है कि किस हाथ से इलेक्ट्रॉन किस हाथ पे चला गया। इस प्रकार से पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। अतः पहला पदार्थ धनावेशित और दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। ये हमारी हो गई ओरिजिन ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति का, वो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए और इसे हम ज़रूर ही कंठस्थ कर लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो इसे आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप इसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला हेडिंग है प्रेरण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये इंडक्शन यानी प्रेरण क्या होता है, तो प्रेरण मैं आपको समझाता हूँ। प्रेरण ये होता है, अगर कोई भी, हम कोई गोला ले लेते हैं, ये हमारा गोला है, एक रॉड ले लेते हैं, लोहे की एक रॉड ले लेते हैं। इस रॉड को हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर इसका एक सिरा इसके नज़दीक ले जाते हैं,
जबकि गोला ठंडा है, ये ठंडा है, कूल है, और ये रॉड हमारी गर्म है। तो जब हम इस गर्म रॉड को इस गोले के पास ले जाएंगे और इस पर टच करेंगे तो इसकी हीट कुछ ना कुछ तो इस पर ट्रांसफ़र होगी। भाई जाहिर सी बात है, ये गर्म रॉड है, जब हम इस गोले के पास ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो इस पर, ये जो गोला है ये कूल है यानी ठंडा है, और ये रॉड गर्म है, तो कुछ ना कुछ तो हीट इस गोले पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जैसे ही इसी हीट ट्रांसफ़र को यानी ऊष्मा स्थानांतरण को ही हम क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं, यानी इंडक्शन। तो बात करते हैं, देखो इसको लिखना क्या है। जब किसी आवेशित छड़ को विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे, किसी विद्युत रोधी स्टैंड वो होता है जो ना ही ऊष्मा देता है और ना लेता है। जब किसी आवेशित छड़ को विद्युत स्टैंड पर रखे किसी अनावेशित चालक के पास ले जाते हैं। अनावेशित चालक वो होता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, ना पॉजिटिव आवेश ना ही नेगेटिव आवेश। तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब लो इसको समझो, जैसे इस गोले पर ये सपोज करो ये कोई भी पदार्थ है वो न्यूट्रल होता है, यानी प्लस और माइनस की संख्या उसमें बराबर होती है। इस छड़ में भी प्लस और माइनस की संख्या बराबर होगी। अगर हम सपोज करें, अगर हम एक बार को ये मान लें कि इस गोले पर जो आवेश हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आवेश हैं और समान मात्रा में हैं, और जो हमने छड़ ली है उस छड़ पर केवल और केवल पॉजिटिव आवेश है। पॉजिटिव आवेश का मतलब हम ये कह सकते हैं, पॉजिटिव आवेश केवल नहीं होता, केवल पॉजिटिव आवेश नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि इस पर पॉजिटिव आवेश यानी धन आवेश ज़्यादा हो और ऋण आवेश की संख्या कम हो। तो अगर हम इस छड़ को इसके नज़दीक यहाँ पर लेके जाएंगे तो इस छड़ पे प्लस आवेश है, तो इसके गोले का जितना भी ऋण आवेश होगा वो इस छड़ की दिशा में आकर गोले के पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मांग करता है और कोई भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता है। तो दोस्तों यही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। कोशिश करता हूँ मैं आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये प्रेरण द्वारा आवेशन, लेकिन जानना फिर भी ज़रूरी है। इस क्रिया को आवेश का प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण भी कहते हैं। अगर ये आया तो 1 नंबर में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, अदरवाइज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग है हमारी आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि आवेश का संरक्षण, मतलब ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी भी विलगित अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही बराबर होते हैं। किसी भी निकाय विलगित निकाय वो होता है कोई सामूहिक, जैसे हम सपोज कर सकते हैं कि कोई बड़ा पदार्थ हो, और पृथक्कृत निकाय का मतलब है किसी, विलगित निकाय का मतलब है किसी से जुड़ा हुआ निकाय हो, और पृथक्कृत निकाय का मतलब है किसी पदार्थ का टूटा हुआ टुकड़ा हो। तो दोनों का कुल आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब ये है कि ना तो आवेश पैदा होता है और ना ही नष्ट होता है, बस एक दूसरे पर उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आवेश का क्वांटमीकरण। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई, ये स्मॉल ई है दोस्तों, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, स्मॉल ई है ये, सॉरी ये और भी गलत हो गया, स्मॉल ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज होते हैं,
किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिणाम मूल आवेश E के परिमाण के पूर्ण गोलज में होता है। यानी आवेश को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो Q से करते हैं, स्मॉल q से। दोस्तों स्मॉल q बराबर हमारा सूत्र होता है स्मॉल q बराबर NE, जहाँ स्मॉल n क्या है, कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। जैसे अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी पदार्थ में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस पर आवेश कितना होगा, Q बराबर 2 गुणे, अगर प्लस चार्ज है तो प्लस 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। सॉरी उधर दिख नहीं रहा है, मैं आपको दोबारा से लिखता हूँ। Q इक्वल टू, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो सिस्टम में कुल आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 हो जाएगा। ये 19 है 19। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा। अगर किसी भी निकाय में हमें पता है उस निकाय में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उस निकाय पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका कुल आवेश किस तरह से निकालेंगे, n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर क्या, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर माइनस चार्ज होगा तो माइनस लग जाएगा और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अधिक मूल इकाइयों, जिन्हें क्वार्क कहते हैं, प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बना होता है। 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क, इस पर +2/3 यानी 2/3 E आवेश होते हैं, 2/3 ये प्लस का होता है, आवेश होता है, ये अप क्वार्क होता है। और दूसरा डाउन क्वार्क, इस पर -1/3 E आवेश होता है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने उदाहरण दिया है कि कितने इलेक्ट्रॉनों से 1 कूलाम आवेश निर्मित होता है। तो दोस्तों Q बराबर 1 कूलाम हो गया और E इलेक्ट्रॉन का ये मान आप सभी को पता होगा, आप सभी जानते होंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। तो दोस्तों यही सूत्र में हम लगा देंगे तो ये हम आंसर पा जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है, ये न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में वही न्यूमेरिकल आएंगे जो न्यूमेरिकल सीधे सीधे सूत्र से पूछे जाएंगे या फिर ज़्यादा लेंथी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। आप ज़्यादा लेंथी न्यूमेरिकल पर अपना समय बर्बाद ना करें तो बेहतर है। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जो वेरी सिंपल होंगे, जो डायरेक्ट सूत्र पर पूछे जाएंगे। थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन उनके चांसेस बहुत कम हैं। ये क्वेश्चन आने के लिए परफेक्ट है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बढ़ते हैं आगे हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलाम का नियम। दोस्तों कूलाम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर ही इतना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यानी ये रेखा इन दोनों को मिला रही है तो ये जो बल लगेगा वो या तो इधर लगेगा या फिर इधर लगेगा। यानी जो पावरफुल होगा इस तीर की दिशा, इस बल की दिशा उसी आवेश की तरफ होगी। तो दोस्तों इसका डेरिवेशन भी आएगा, जब भी ये आप पूछा जाएगा तो ये डेरिवेशन आएगा। इसका डेरिवेशन आपको हम समझाते हैं। डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फिगर बनाएंगे छोटा सा, इनके बीच की ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब आगे शुरू करते हैं डेरिवेशन को। मान लो शुरुआत करेंगे, माना Q1 और Q2 परिमाण के 2 बिंदु आवेश एक दूसरी से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं।
यदि इनके बीच लगने वाला बल कैपिटल F हो तो कूलाम के नियम अनुसार, पहला हमने क्या बोला था, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों हमारा बल तो F है और दो परिमाण हमारे कौन से हैं, Q1 और Q2, दो आवेश जिनके परिमाण Q1 और Q2 हैं। तो कह रहा है अनुक्रमानुपाती, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अगले कह रहे हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों उनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, और व्युत्क्रम और उसका वर्ग करेंगे तो r² हो जाएगा, और व्युत्क्रमानुपाती का साइन 1/में में लगा देते हैं तो वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो दोस्तों दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखने पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r² हो गया। तो जब अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते हैं तो उसे इक्वल करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट उसमें ऐड करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर F इक्वल टू के एक कांस्टेंट यूज कर लिया, के को एक कांस्टेंट यूज कर लिया, जो यहाँ पर कांस्टेंट है, जिससे आनुपातिक स्थिरांक यानी नियतांक कहते हैं, जिसका मान दोनों आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। कि यहाँ पर पदार्थ का परावैद्युतांक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पदार्थ का परावैद्युतांक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, वैसे तो यहाँ भी कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं। SI मात्रकों में यदि आवेशों के बीच माध्यम मुक्त आकाश, यानी माध्यम मुक्त आकाश वो होता है निर्वात जहाँ पर वायु वगैरह ना हो, तो वहाँ पर K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये वैल्यू इसको इस समीकरण में हम रख देंगे और हमारा ये कूलाम का नियम हो जाएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये एप्सिलॉन नॉट को कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब रिवीजन कर रहे हो इतना तो आप जानते ही होंगे। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और जिसका मान ये होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको इस तरह से निकाला गया है, जहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो पूरे ये K की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, K की वैल्यू। ये वैल्यू जो है वो K की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मान यहाँ पर रख देंगे। चाहे ये भी, ऐसे तो हमारा कूलाम का नियम यहाँ कंप्लीट हो गया, यही यहाँ तक ही करना है हमें एग्जाम में, इतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। अगले कह रहा है यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो तो K = 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता हो जाएगी। ये चीज़ अलग है, हमें एग्जाम में इसकी तरफ और इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने अब रिवीजन में हमें इतना ही करना है दोस्तों, जो मैंने ऊपर यहाँ तक बताया था, इससे ऊपर जो था दोस्तों बस उसी को करना है। यहाँ तक हमारा कूलाम का नियम कंप्लीट है, इतना ही हमें एग्जाम में करना है। आगे का दोस्तों और तैयारी के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एकांक आवेश यानी यूनिट चार्ज। इस पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निम्न सूत्र से दिया जाता है। ये सूत्र हम अभी ऊपर टाइप कर सकते हैं, ये कर चुके हैं। ये कौन सा सूत्र है, कूलाम का नियम है ये। तो यहाँ पर ये कोई ऐसा वो है नहीं, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तो वो एक दूसरे को इतने बल से यानी 1 न्यूटन बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। भाई सजातीय आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे को धकेलेंगे, और अगर
विजातीय आवेश हैं, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो आपस में एक दूसरे की ओर एक दूसरे को खींचेंगे, और अगर दोनों प्लस हैं तो एक दूसरे को बाहर की तरफ धकेलेंगे, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला छोटा सा डेरिवेशन है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी रिवीजन करने में क्या जाता है। इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता। जब दो माध्यम दिए हों, उन दोनों के, जैसे एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है और दूसरी इधर से इधर आ रही है, तो इन दोनों की, इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड v2 है, तो इसकी स्पीड इसके सापेक्ष क्या होगी, तो इसी को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता इसमें कहेंगे। तो कूलाम का नियम, एक समीकरण इसे मान लेंगे, एक समीकरण इसे मान लेंगे। मान लो ये F1 है और ये F2 है, इन दोनों का समीकरण 1 व समीकरण 2 को भाग देंगे, तो इसकी विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है और इसकी एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा दोस्तों। बस और कुछ नहीं है, ये डेरिवेशन इतना हार्ड भी नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर अथवा परावैद्युतांक भी कहते हैं। ये चीज़ हमने मान ली। और दोस्तों फिजिक्स में सब कुछ मानने के ऊपर ही चलता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इस पर हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा कूलाम के नियम की सीमाएं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा भी जाता है और काफ़ी बार पूछा गया है, और कूलाम के नियम के साथ ही पूछा गया है। तो इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं। कूलाम का नियम, पहली सीमा है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं है। यानी जो आवेश एक जगह पर रखे हुए हैं और बराबर उनके बीच की दूरी भी हमेशा चेंज नहीं हो रही है, यानी वही है, तो उन आवेशों के लिए सत्य है, और जो मूवेबल हैं, जो चल फिर रहे हैं, उनके लिए नहीं है दोस्तों। अगले बढ़ते हैं। तीसरा नियम, यह नियम अधिक दूरियों या 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बलों की प्रधानता के कारण यह नियम वो अनुपयुक्त हो जाता है। यानी ज़्यादा दूरी, ज़्यादा अधिक दूरी और ज़्यादा कम दूरी के लिए ये नियम सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। दोस्तों ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रिवीजन करने में क्या जाता है, इस पे एक नज़र इस पे हम देखते हैं। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर वैद्युत बल दोस्तों वो होता है जो दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है। एक आवेश ये Q है और एक ये भी Q है, ये Q1 मान लो, इसे Q2 मान लो। ये दो आवेश हैं, ये Q2 है और ये Q1 है। तो दोस्तों ये स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल की गणना इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है। तो ये इस तरह से, एक को हमने QE और एक को QP, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर हमने ये न्यूमेरिकल कर दिया। और गुरुत्वाकर्षण बल की गणना हम इस तरह से करेंगे। ये डेरिवेशन है, आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है, और ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ ये आपको सब समझ में आया होगा। जो भी डेरिवेशन आपको मैंने कुछ जल्दी में किया हो दोस्तों, ये अब रिवीजन चल रहा है, और इस रिवीजन में अगर हम स्लो चलेंगे तो फिर संपूर्ण सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने शायद थोड़ी तेज़ी बरती हो। आप बेफिक्र होकर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम चैनल पे उसे ज्वाइन कीजिए और
कोई भी अगर आपके डाउट हैं तो वहाँ पर आप उन्हें मुझसे पूछ सकते हैं बेहिचक। और ये जो PDF है आपको, जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी PDF, हैंड रिटन नोट्स, ये सभी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको उसी चैनल पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कि आप इससे एग्ज़ाम में 90 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब शेयर करें, और चैनल को इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड इवनिंग, बाय बाय।